नमस्कार दोस्तों। तो बीपीएससी में आए हुए जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्नों का हम अवलोकन और विश्लेषण कर रहे थे। तो इस कड़ी में 40 प्रश्न तक हमने देख लिया है, जिसमें हमने देखा था कि भ्रूण किसमें मिलता है, तो बीज में भ्रूण मिलता है और अंकुरन प्रक्रिया के फलस्वरूप ही भ्रूण से बीज बाहर आ जाता है। अब 41 से देखते हैं। तो लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है। तो प्रतिजैविक शब्द तो आपको समझ में आता ही होगा। इसको अंग्रेजी में एंटीबायोटिक बोलते हैं। तो एंटीबायोटिक औषधि इसमें से कौन है, ये दरअसल पूछ रहा है। तो क्लोरैम्फेनिकॉल और सल्फागुआनिडीन, ये दोनों जो विकल्प बी और सी में दिया हुआ है, ये दोनों प्रतिजैविक औषधि है, यानी कि एंटीबायोटिक दवाएं हैं। तो इसलिए विकल्प इसका ई सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है। अब एक दो फैक्ट ये कि क्लोरैम्फेनिकॉल का हम यूज कब करते हैं, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब हो जाता है तो हम उसके उपचार में, नहीं बैक्टीरियल इन्फेक्शन के उपचार में क्लोरैम्फेनिकॉल एंटीबायोटिक औषधि का प्रयोग करते हैं। सल्फा गुआनिडीन का प्रयोग हम कब करते हैं, तो दरअसल सल्फा गुआनिडीन एक तरीके से जीवाणुरोधी एजेंट के रूप में कार्य करता है। तो विकल्प ये दूसरा फैक्ट इसमें जुड़ गया। देखिए व्याख्या में वही लिखा हुआ, मैं पढ़ देता हूं तो शॉर्ट रिवीजन हो जाएगा। क्लोरैम्फेनिकॉल एक प्रतिजैविक औषधि है, यानी कि एंटीबायोटिक औषधि है, जिसका उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन के उपचार में किया जाता है। सल्फा गुआनिडीन एक प्रकार का सल्फोनामाइड प्रतिजैविक, यानी कि सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक है, जो जीवाणुरोधी एजेंट यानी एंटीबैक्टीरियल एजेंट के रूप में कार्य करता है। तो यही सारी बातें थी और कुछ विशेष नहीं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है। तो टाइफाइड और कॉलरा ये विशिष्ट उदाहरण जलजन्य रोग का है, यानी जल के कारण, जल में प्रदूषित जल पीने के कारण जो रोग होता है उसमें से टाइफाइड और कॉलरा है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। लेकिन टाइफाइड किस कारण से होता है, तो सल्फोनेला टाइफी के कारण होता है टाइफाइड। ठीक है। कॉलरा किस चीज़ के कारण होता है, तो कॉलरा विब्रियो कॉलरे नामक जीवाणु के कारण होता है। फिर से बोलता हूँ मैं, क्योंकि क्वेश्चन इस पे बनता है कि कॉलरा होने का कारण क्या है, तो जलजनित तो रोग है ही, लेकिन कॉलरा होता है किस जीवाणु के कारण, विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के कारण। ठीक है। और इसको फैलाने का काम मक्खियों द्वारा किया जाता है, कॉलरा वाला ये बात। टाइफाइड का मामला ये था कि सल्फोनेला टाइफी नाम का जो जीवाणु होता है, इसके द्वारा टाइफाइड होता है। और आंत का बुखार भी कहते हैं इसको, क्योंकि आंत में बुखार हो जाता है। टाइफाइड के उपचार के लिए हम क्लोरोमाइसिटीन का प्रयोग करते हैं, क्लोरोमाइसिटीन दवा का प्रयोग करते हैं। तो ये भी एक फैक्ट है। व्याख्या में वही लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ, शॉर्ट रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही ज़्यादा वहाँ काम करेगा एग्जामिनेशन हॉल में। टाइफाइड तथा कॉलरा जलजन्य रोगों के उदाहरण हैं। टाइफाइड रोगों का कारण सल्मोनेला टाइफी तथा कॉलरा का कारण विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु होता है। पीने के जल के उचित उपचार द्वारा इन्हें फैलने से रोका जा सकता है। तो इसका फैलाव से रोकना है तो मतलब स्वच्छ जल का आहार करना चाहिए, मतलब कि क्लीन वाटर ड्रिंकिंग करना चाहिए। नेक्स्ट 43, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है, तो यकृत जो है वो एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा प्रभावित हो जाता है, जिसको अंग्रेजी में लीवर कहते हैं। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन उत्पन्न कैसे होता है, तो कवक के द्वारा उत्पन्न होता है, और उस कवक का नाम है एस्परजिलस या फिर पेनिसिलियम। तो पेनिसिलियम और एस्परजिलस नामक कवक के कारण एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन उत्पन्न होता है, जिसके कारण मानव शरीर का यकृत अंग प्रभावित हो जाता है। तो ये ऑनलाइनर में मैंने इस क्वेश्चन को बता दिया। अच्छा, यकृत के बारे में हम और क्या जानते हैं। यकृत के बारे में पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, अगर पूछे तो यकृत है, यानी कि लीवर है। ठीक है। यकृत का रंग गहरा धूसर जैसा होता है, और वजन की बात करें तो 1.5 से 2 kg, यानी कि 1.5 से 2 kg के बीच का होता है। और इसका निचला भाग जो होता है वहाँ पित्ताशय होता है, जहाँ से पित्त रस निकलता है। ठीक है। तो ये भी फैक्ट, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि पित्त रस कहाँ से निकलता है, तो लीवर, यकृत के यानी लीवर के निचले भाग के पित्ताशय से निकलता है। और इसका काम क्या होता है, तो ग्लाइकोजन का नियंत्रण करना और संचय करना, उसका रिजर्व भी करता है ग्लाइकोजन को, और उसका निर्माण भी करता है। तो ये इससे जुड़ी हुई फैक्ट थी। व्याख्या में भी वही बात है, मैं फिर से पढ़ता हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन हो जाएगा। यकृत एक मुख्य पाचक ग्रंथि है जो कि खाद्य विषाक्तन द्वारा प्रभावित हो जाती है। एफ्लाटॉक्सिन नामक जहरीला पदार्थ कुछ कवक जैसे एस्परजिलस तथा पेनिसिलियम की कुछ प्रजातियां उत्पन्न कर भोजन को विषाक्त कर देती है। तो वही सारी बातें हैं। और जो अच्छा कवक के बारे में है ना, तो कवक के बारे में भी कुछ फैक्ट को हम बात कर लेते हैं। यकृत के बारे में तो हमने 5 फैक्ट देख लिया है, कवक के बारे में 3-4 फैक्ट देखते हैं।
कवक क्वेश्चन पता है कभी कभी क्या पूछेगा, बोलेगा माइकोलॉजी के अंतर्गत हम क्या अध्ययन करते हैं, तो कवक के बारे में अध्ययन करते हैं माइकोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है। अच्छा, कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है, तो ये भी एक बात है। और ये कवक क्या होता है, परजीवी या मृतोपजीवी होता है। 3 फैक्ट हो गया। चौथा फैक्ट ये है कि ये किस प्रकार का जीव है, तो यूकैरियोटिक जीव है कवक, ठीक है। 5वां फैक्ट, इसका पोषण जो होता है अवशोषण के द्वारा प्राप्त होता है, यानी कि अवशोषण विधि के द्वारा कवक अपना भोजन ग्रहण करते हैं, ऐसा बात हुआ, ठीक है। मैं फिर से सारा फैक्ट दोहरा देता हूँ। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। कोशिका भित्ति कवक की काइटिन की बनी होती है। कवक एक प्रकार का जीव है जो यूकैरियोटिक जीव है, यूकैरियोटिक जीव है, और परजीवी और मृतोपजीवी होता है, यानी कि दूसरे के शरीर पर रह करके या फिर मरे हुए के शरीर पर रह करके ये जीवन अपना यापन करता है, और जो इसका पोषण प्राप्त होता है वो अवशोषण विधि के द्वारा पोषण प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, तो लिम्फोसाइट का निर्माण तिल्ली में और अस्थि मज्जा में, दोनों में होता है, यानी कि बी और सी दोनों होता है, इसलिए विकल्प ई इसका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। अब इसमें एक विकल्प है फिर से यकृत, तो यकृत के बारे में तो हमें पता ही है 2-3 फैक्ट कि सबसे बड़ी मानव ग्रंथि है मानव शरीर की, कार्य इसका ग्लाइकोजन का नियंत्रण करना और संचय करना होता है। यकृत का रंग गहरा धूसर होता है, वजन इसका 1.5 से 2 kg के बीच का होता है, और इसके निचले भाग में पित्ताशय होता है जहाँ से पित्त रस निकलता है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछे कि पित्त रस कहाँ से निकलता है, तो यकृत और पित्ताशय दोनों रहेगा ऑप्शन में, तो एक पित्ताशय को चुनिएगा, और अगर सिर्फ पित्ताशय कहीं नहीं रहेगा यकृत रहेगा तो यकृत को चुनना होगा। तो यही सारी चीज़ें। अब देखिए व्याख्या भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। मनुष्य के शरीर में तिल्ली या प्लीहा, यानी प्लीहा को अंग्रेजी में स्प्लीन बोलते हैं, थाइमस ग्रंथि, अस्थि मज्जा जिसको अंग्रेजी में बोन मैरो बोलते हैं, आदि में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। लिम्फोसाइट्स एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं यानी WBC होती है, जो गश्ती सेना की भांति समस्त शरीर में घूमती रहती है तथा सुरक्षा तंत्र के सारे भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करती है। क्वेश्चन अगर ऐसे बन जाए कि शरीर के अंतर्गत सुरक्षा तंत्र के सारे भागों के बीच कोऑर्डिनेशन यानी सामंजस्य कौन स्थापित करता है, तो WBC करती है यानी लिम्फोसाइट्स करती है, ठीक है। गश्ती सेना के भांति समस्त शरीर में कौन घूमती है, तो WBC यानी लिम्फोसाइट्स घूमती है ना, श्वेत रक्त कणिकाएं। तो यही इसके बारे में सारा विश्लेषण था। नेक्स्ट देखते हैं। ओंकोजीन संबंधित है, तो ओंकोजीन कर्क रोग से संबंधित है, इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कर्क रोग पता नहीं किसको कहते हैं, कैंसर को कहते हैं। अच्छा, कर्क से याद आया, एक कर्क रेखा भी होता है ना ज्योग्राफी में, तो आपको तो पता ही होगा कि भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से। उन 8 राज्यों के नाम कौन कौन से होते हैं, तो उसके लिए एक ट्रिक है, मित्र गमछा झार। आपको पता होगा कि मतलब 8 राज्यों में मी से मिजोरम, और त्र से त्रिपुरा, ग से गुजरात, और म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, और झ से झारखंड, र से राजस्थान, ऑन वेस्ट बंगाल, तो यानी कि वेस्ट बंगाल। तो ये 8 राज्य हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। ओंकोजीन एक असामान्य जीन है जो कि कैंसर यानी कि कर्क रोग के लिए उत्तरदायी होता है। सर्वप्रथम इसकी पहचान SRC के रूप में की गई थी। किसकी पहचान, कैंसर रोग की। अच्छा, वर्ष 1970 में खोजा गया यह घटक मुर्गियों में कैंसर वायरस का घटक था, जिसे रॉस सर्कोमा वायरस नाम दिया गया था। तो कुल मिलाकर इतने विश्लेषण को याद नहीं रखना है, उतना सिर्फ बस उतना ही याद रखना है कि एक तरीके से ओंकोजीन क्या एक असामान्य जीन है और ये कर्क रोग से संबंधित है, बस यही फैक्ट थे। नेक्स्ट, रक्त कैंसर यानी ल्यूकेमिया जो है, इसको अंग्रेजी में ल्यूकेमिया बोलते हैं और हिंदी में रक्त कैंसर बोलते हैं, कि रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक है। तो कोबाल्ट 60 और फास्फोरस 32 दोनों ऐसे रेडियो समस्थानिक है जिसके जरिए रक्त कैंसर या ल्यूकेमिया का रोकथाम किया जाता है। तो इसलिए विकल्प ई इसका सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक, ठीक है। व्याख्या में वही लिखा हुआ है, रेडियो फास्फोरस यानी P32 तथा कोबाल्ट 60 का उपयोग ल्यूकेमिया यानी एक प्रकार का जो रक्त कैंसर है के इलाज में किया जाता है। बस इतना ही बात है। नेक्स्ट देखते हैं, तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है। तो आयनीय विकिरण जो होता है ये न सिर्फ कर्क रोग को उत्पन्न कर सकता है बल्कि उपचार भी यही करता है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। व्याख्या में भी वही सारी बातें लिखी हुई है। चलिए पढ़ ही देते हैं जल्दी जल्दी, थोड़ा धीरे धीरे, जो महत्वपूर्ण बात होगा मैं लास्ट में सॉर्ट अप कर दूंगा। तो लिखा हुआ कि आयनीय विकिरण ही वह कारक है जो कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है और उपचार में भी प्रयुक्त होता है। तो उत्पन्न भी यही करेगा आयनीय विकिरण और उपचार में भी यही प्रयोग होता है।
विकिरण चिकित्सा में कैंसर की कोशिकाओं और संकुचित गांठ को नष्ट करने के लिए आयनीकरण विकिरण का उपयोग किया जाता है। अनुसंधानों से स्पष्ट हो गया है कि निम्न एवं मध्यम विकिरण एक्सपोजर से कैंसर नहीं होता, लेकिन लंबे समय तक विकिरण के प्रयोग के कैंसर हो सकते हैं। तो लंबे समय तक अगर विकिरण में कोई व्यक्ति रहता है तो कैंसर उसको हो सकता है, तो ये ध्यान रखना है। और आयनीय विकिरण जो होता है यही कैंसर का कारण होता है, कैंसर का यानी कर्क रोग का, और यही इसका उपचार भी है। नेक्स्ट, सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो प्रणाली की स्वपोषी क्रिया जो होती है वो क्या होता है? सहज प्रणाली का परिवर्धन होता है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। देखिए स्पष्ट नहीं हुआ होगा, अभी देखते हैं थोड़ा सा व्याख्या। सहज प्रणाली मुख्य तंत्रिका प्रणाली का एक भाग है। यह सहज प्रकार्यों को नियंत्रित करती है, अतः सहज प्रणाली के विकास को प्रणाली की स्वपोषी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। पता नहीं कितना समझ में आया होगा, शब्द ऐसे ऐसे प्रयोग किया है इसलिए समझ में नहीं आ रहा होगा। तो बस इतना समझिए कि सहज प्रणाली क्या है? एक तंत्रिका प्रणाली का भाग होता है। अभी आएगा इससे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन, तो उसमें और डिटेल से बात करेंगे, जब तक कि आप चेतन मन में जाने दीजिए। नेक्स्ट क्या है? शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। तो शरीर का तापक्रम नियंत्रित करने का काम हाइपोथैलेमस ग्रंथि करता है। तो विकल्प बी इसका सही आंसर है, और कई बार ये क्वेश्चन पूछा है तो ध्यान रखना है। अच्छा, मनुष्य के सामान्य मनुष्य का जो तापक्रम होता है वो कितना होता है नॉर्मल? तो नॉर्मल फ़ारेनहाइट में अगर पूछे तो 98.6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और अगर फ़ारेनहाइट, मैं फिर से बोलता हूँ, सामान्य मनुष्य का जो ताप होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। 36.9 भी कहीं कहीं लिखा हुआ है, तो 37 डिग्री सेल्सियस मोटा मोटी ये मान के चलना है। और ताप नियंत्रित करने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। जैसे चलिए अब आगे देखेंगे, इसमें इतना फैक्ट पहले रहने देते हैं। आगे जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेगा ना, तो पुराने के साथ साथ नए नए फैक्ट भी आपको मिलेंगे, तो धैर्यता के साथ देखते जाइए। और ज़्यादा वीडियो बड़ा लंबा लगे तो थोड़ा बढ़ा लीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? 1.5 में देख लीजिए, 1.25 में देख लीजिए। लेकिन हाँ, मतलब ध्यान रखिए, जब चीज़ें ना समझ में आए तो थोड़ा स्लो कर लीजिए। मतलब मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि ये वीडियो में शूट कर रहा हूँ तो भाई धीरे धीरे देखिए, ऐसा नहीं है। कोई भी चीज़ आप पढ़ भी रहे हो तब पर भी, तो उससे समझ में जल्दी आता है। नेक्स्ट क्या है? अच्छा, इसका थोड़ा सा बात देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ व्याख्या में। मानव शरीर का तापक्रम साधारणतया 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मानव शरीर के तापक्रम के स्थित बने रहने का कारण शरीर में तापक्रम नियंत्रण की एक यांत्रिक जैविक प्रणाली का कार्य करना है। मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग इस प्रक्रिया का नियंता होता है। तो देखिए 2-3 फैक्ट है, मैं मोटा मोटी सारा समरप कर देता हूँ। हाइपोथैलेमस ग्रंथि का काम क्या होता है? तो शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करना। हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहाँ होता है? मस्तिष्क में होता है। मनुष्य का सामान्य तापक्रम फ़ारेनहाइट में कितना है? तो 98.6 डिग्री सेल्सियस, 6 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस में कितना है? तो 36.9 या 37 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। यही फैक्ट थे सारे। नेक्स्ट है, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। तो वही वाली बात, हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा सुझाव जरूर दीजिए, और किस पे वीडियो बनाने हैं ये भी आप जरूर सुझाव दीजिए। और अच्छा लगे तो वही आपको पता कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।